हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल विजन मैकेनिकल। पिछले दो पार्ट में हम लोगों ने देखा 1 से 50 तक। आज 51 से क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। 51. According to Avogadro's law, for a given pressure and temperature, each molecule of gas occupies volume proportional to its molecular weight, occupies volume proportional to its specific weight, occupies volume inversely proportional to its molecular weight, occupies volume inversely proportional to its specific weight, occupies same volume। एवोगाड्रोस लॉ के अनुसार हम लोग जानते हैं कि फॉर ए गिवन प्रेशर एंड टेम्परेचर ईच मॉलिक्यूल ऑफ गैस, ये की वर्ड है। ईच मॉलिक्यूल मतलब हर एक मॉलिक्यूल में सेम वॉल्यूम रहेगा। मतलब वन नॉर्मल एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर एंड प्रेशर पे एनटीपी में नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर में ईच मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम रहेगा, सेम वॉल्यूम रहेगा। और वो वॉल्यूम कितना होगा? 22.4 मीटर क्यूब वॉल्यूम रहेगा, सेंटीमीटर क्यूब, सॉरी 22.4 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम रहेगा। तो एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। चलिए, सॉरी मीटर क्यूब ही होगा, सेंटीमीटर नहीं। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। Equal volume of all gases at the same temperature and pressure contain equal number of molecules। ये देखिए 22.4 मीटर क्यूब होगा। ये आप लोग एक्सप्लेनेशन देख लेना, यहाँ पर भी दिया है एनटीपी में 22.4 मीटर क्यूब। पॉज करके आप लोग ये एक्सप्लेनेशन देख लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिक्सचर ऑफ आइस एंड वाटर इज ए वाटर फॉर्म में, मतलब आइस एंड वाटर का मिक्सचर कौन सा सिस्टम है? क्लोज सिस्टम, ओपन सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम, हेटेरोजेनियस सिस्टम, थर्मोडायनेमिक सिस्टम। मतलब ये बेसिकली मिक्सचर के बारे में पूछा है। ये कौन सा मिक्सचर होता है? आइस एंड वाटर का मिक्सचर। ये बेसिकली हेटेरोजेनियस सिस्टम मिक्सचर होता है। तो हेटेरोजेनियस मिक्सचर क्या होता है? जब भी कोई मिक्सचर में एक से ज्यादा फेज रहेगा उसको हम हेटेरोजेनियस मिक्सचर कहते हैं। मतलब देखिए यहाँ पर आइस एक सॉलिड फेज पर है और वाटर एक लिक्विड फेज पर है। मतलब एक से ज्यादा फेज में रहता है, इसीलिए इसको हम हेटेरोजेनियस मिक्सचर कहते हैं। अगर किसी भी मिक्सचर में एक ही फेज रहेगा तब उसको होमोजेनियस मिक्सचर कहते हैं। जैसे कि मतलब लिक्विड, दोनों ही लिक्विड फेज में रहे, जैसे कि ऑक्टेन और हेप्टेन और आइसोक्टेन, नॉर्मल हेप्टेन। और जैसे कि लिक्विड फेज में रहेगा, देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। होमोजेनियस मिक्सचर वो मिक्सचर होता है जिसमें सिंगल फेज रहता है। जैसे कि मिक्सचर ऑफ एयर एंड वाटर वेपर, वाटर के साथ नाइट्रिक एसिड का मिक्सचर, ऑक्टेन के साथ हेप्टेन का मिक्सचर। मतलब सभी देखिए यहाँ पर एयर और वेपर, ये दोनों वेपर फेज में ही है, मतलब गैसियस फेज पर है। वाटर एंड नाइट्रिक एसिड ये दोनों देखिए लिक्विड फेज पर है। और यहाँ पर ऑक्टेन और हेप्टेन ये भी दोनों लिक्विड फेज में ही है। मतलब जब कोई भी मिक्सचर में सिर्फ एक ही फेज रहेगा तब उसको हम होमोजेनियस मिक्सचर कह लेंगे। और हेटेरोजेनियस मिक्सचर में क्या होगा? एक से ज्यादा जब फेज रहेगा उसको हम हेटेरोजेनियस मिक्सचर कहेंगे। जैसे कि आइस के साथ वाटर, वाटर के साथ ऑयल। मतलब देखिए वाटर के साथ जो बॉन्डिंग होता है हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन का, और ऑयल में जो मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग होता है दो अलग अलग टाइप का होता है, जो वाटर एंड स्टीम। वाटर एक लिक्विड फेज में है, स्टीम गैसियस फेज में है। मतलब एक से ज्यादा जब फेज रहेगा उसको हम हेटेरोजेनियस मिक्सचर कह लेंगे। ठीक है, तो आंसर क्या रहेगा इसमें? मिक्सचर ऑफ आइस एंड वाटर, बेसिकली हेटेरोजेनियस मिक्सचर। क्लोज सिस्टम, ये तो हम तो जानते हैं। क्लोज सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसमें आपका सिस्टम से सराउंडिंग तक सिर्फ एनर्जी का इंटरेक्शन होगा।
लेकिन मास का कोई इंटरेक्शन नहीं होगा, उसको हम क्लोज्ड सिस्टम कहते हैं बाउंड्री के थ्रू में। और ओपन सिस्टम में क्या होगा, एनर्जी के साथ साथ मास का भी इंटरेक्शन होगा, मतलब मास इन आउट या फिर एनर्जी इन आउट, ये दोनों होगा जब सिस्टम के साथ सराउंडिंग, सिस्टम और सराउंडिंग के साथ, मतलब सिस्टम एंड सराउंडिंग में जब एनर्जी के साथ साथ मास का भी इंटरेक्शन होगा, तब वो उसको हम ओपन सिस्टम कहेंगे। और आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है, आइसोलेटेड सिस्टम वो एक ऐसा सिस्टम होता है जब एनर्जी का इंटरेक्शन नहीं होगा और उसके साथ साथ मास का भी इंटरेक्शन नहीं होगा, मतलब कोई भी इंटरेक्शन नहीं होगा, तब उसको हम आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं। और थर्मोडायनेमिक सिस्टम्स क्या होता है, हम कोई भी मतलब एक्सपेरिमेंट्स के लिए एक रीजियन में एक कोई हम मैटर हम चूज कर लेते हैं, और मैटर चूज करने के बाद हम लोग जब उसमें एनालिसिस करते हैं तो वो रीजियन को हम सिस्टम, थर्मोडायनेमिक सिस्टम कहते हैं, मतलब कि वो एक स्पेसिफाइड रीजियन ओवर विच आवर अटेंशन इज फोकस्ड इज कॉल्ड थर्मोडायनेमिक सिस्टम्स। तो ये तो अलग अलग सब डेफिनेशन है। यहाँ पर क्वेश्चन आइस एंड वाटर दोनों अलग फेज है, मतलब ये हेटेरोजेनियस सिस्टम हो जाएगा। 53 का आंसर क्वेश्चन देख लेते हैं। Which of the following property of a system, मतलब यहाँ पर ऑप्शन दिया है, इस ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सिस्टम का प्रॉपर्टी है, प्रेशर, टेम्परेचर, हाँ ये प्रॉपर्टी है, मतलब प्रेशर भी पॉइंट फंक्शन है, टेम्परेचर भी पॉइंट फंक्शन है, मतलब ये प्रेशर, टेम्परेचर ये पाथ का पास्ट हिस्टोरी पे डिपेंड नहीं करेगा, ये सिर्फ इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट का एंड पॉइंट पे ही डिपेंड करता है, प्रेशर और टेम्परेचर, मतलब इसीलिए इसको हम प्रॉपर्टी कहते हैं, मतलब ये पॉइंट फंक्शन है। इंटरनल एनर्जी ये भी पॉइंट फंक्शन है, वॉल्यूम एंड डेंसिटी ये भी पॉइंट फंक्शन है, एंथैल्पी एंड एंट्रोपी ये भी पॉइंट फंक्शन है। तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। यहाँ पे जो भी सब ऑप्शन दिया है ना, वो सभी पॉइंट फंक्शन है, मतलब मेरा कहने का मतलब है कि ये सभी प्रॉपर्टीज होता है। तो आंसर आ जाएगा 53 का ई। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन वेट बेसिस एयर कंटेंट्स फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ ऑक्सीजन, मतलब वेट बेसिस में एयर में ऑक्सीजन कितना पार्ट रहता है, वेट बेसिस में एयर में रहता है 23% और वॉल्यूम बेसिस में रहता है 21% ऑन वॉल्यूम बेसिस। देख लेते हैं, ये एक टेबल मैंने गूगल से डाउनलोड करके यहाँ पर अटैच किया, देखिए बाय वॉल्यूम बेसिस एंड बाय वेट बेसिस। ऑक्सीजन क्वेश्चन में पूछा है कि ऑक्सीजन का वैल्यू पूछा है, ऑक्सीजन का देखिए बाय वॉल्यूम 20.95%, मतलब एग्जैक्टली 20.95%, मतलब नियर बाई 21%, एंड वेट बेसिस पे होगा 23.20%, मतलब 23% नियरली। तो आंसर क्या रहेगा, ऑन वेट बेसिस एयर कंटेंट्स 23% ऑफ ऑक्सीजन एंड वॉल्यूम बेसिस पे होगा 21%। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द इंटेंसिव प्रॉपर्टी, नॉट मतलब इसमें जो ऑप्शन दिया है इसमें से कौन सा ऑप्शन इंटेंसिव प्रॉपर्टी नहीं है। इंटेंसिव प्रॉपर्टी कौन सा प्रॉपर्टी होता है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी जब वो प्रॉपर्टी होता है जब इंडिपेंडेंट ऑफ मास और इंडिपेंडेंट ऑफ द साइज ऑफ सिस्टम होगा, तब उसको इंटेंसिव प्रॉपर्टी कहते हैं। इसमें से प्रेशर, टेम्परेचर, डेंसिटी, स्पेसिफिक वॉल्यूम ये सभी इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है, सिर्फ हीट के अलावा। ये तो हीट तो कोई प्रॉपर्टी ही नहीं है, ये पॉइंट पाथ फंक्शन होता है। तो आंसर आ जाएगा हीट। ये देख लेना एक्सप्लेनेशन पॉज करके, पहले ही मैंने बोल चुका हूँ इसका एक्सप्लेनेशन। 56
विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज नॉट ए पाथ फंक्शन। इसमें से जो ऑप्शन दिया है कौन सा पाथ फंक्शन नहीं है पूछा है। हीट, ये तो पाथ पर डिपेंड करता है, मतलब इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट का जो एंड पॉइंट होता है वो उस पे से नहीं, मतलब इसमें जो पाथ कैरी होगा उस पाथ पे डिपेंड करता है। वर्क भी डिपेंड करता है। काइनेटिक एनर्जी, साइक्लिक इंटीग्रल वीडीपी, ये फ्लो वर्क का इक्वेशन है, मतलब ये भी एक वर्क का ही इक्वेशन है। थर्मल कंडक्टिविटी, ये देखिए इसमें से दोनों पॉइंट फंक्शन होता है, काइनेटिक एनर्जी भी है, थर्मल कंडक्टिविटी भी है, लेकिन आर्केजन ने आंसर प्रीफर किया थर्मल कंडक्टिविटी को, लेकिन इसमें दोनों आंसर आएगा, काइनेटिक एनर्जी भी आएगा, थर्मल कंडक्टिविटी भी आएगा, ये भी पॉइंट फंक्शन है, ये भी पॉइंट फंक्शन है। तो आंसर आप भी अकॉर्डिंग टू आर्केजन ई प्रेफर करिए, लेकिन इसमें दोनों आंसर ही सही है, सी भी सही है, ई भी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्क डन इन एडियाबेटिक प्रोसेस बिटवीन ए गिवन पेयर ऑफ एंड स्टेट्स डिपेंड ऑन द, मतलब एडियाबेटिक प्रोसेस में वर्क डन किस किस पे डिपेंड करता है, एंड स्टेट्स पे, पार्टिकुलर एडियाबेटिक प्रोसेस पे, द वैल्यू ऑफ एडियाबेटिक इंडेक्स, द वैल्यू ऑफ द हीट ट्रांसफर एट मास ऑफ द सिस्टम। तो एडियाबेटिक प्रोसेस में वर्क डन का जो इक्वेशन होता है वो होता है W इक्वल टू P1V1, मतलब P इनिशियल वॉल्यूम इनिशियल माइनस P फाइनल वॉल्यूम फाइनल डिवाइड बाई N माइनस 1। N क्या होता है, ये पॉलीट्रोपिक इंडेक्स होता है, ये सॉरी गामा माइनस 1 एडियाबेटिक में पूछा है, मतलब n की जगह पे गामा आ जाएगा, और पॉलीट्रोपिक में जब पूछेगा तब गामा की जगह n आ जाएगा। तो वर्क डन इन एडियाबेटिक प्रोसेस डिपेंड्स ऑन द पेयर ऑफ एंड स्टेट्स, डिपेंड्स ऑन द एंड स्टेट्स ओनली। देखिए प्रेशर भी पॉइंट फंक्शन है, वॉल्यूम भी पॉइंट फंक्शन है, और n भी मतलब ये इंडेक्स है, तो इसका आंसर आ जाएगा a। वर्क डन इन एडियाबेटिक प्रोसेस between a given pair of end states depends on end states only। 57 का आंसर आएगा ए। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं नेक्स्ट पेज में। वर्क डन इन एडियाबेटिक प्रोसेस, मतलब एडियाबेटिक प्रोसेस में वर्क डन का जो डेरिवेशन है मैंने यहाँ पर पूरा एक्सप्लेन करके लिखा है, आप लोग पॉज करके इसका एक्सप्लेनेशन देख लेना। तो देखिए फाइनल जो डेरिवेशन आएगा PI/VI माइनस PF/VF डिवाइड बाई गामा माइनस 1, तो मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर चुका पिछले स्लाइड में, तो आंसर आ जाएगा इसका द एंड स्टेट्स ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीट एंड वर्क आर पॉइंट फंक्शंस, सिस्टम प्रॉपर्टीज, पाथ फंक्शन, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। मतलब ये तो देखिए हीट एंड वर्क तो पॉइंट फंक्शन नहीं है, ये तो पाथ फंक्शन है। सिस्टम ये तो मतलब पॉइंट फंक्शन नहीं है, मतलब सीधा सीधा ये प्रॉपर्टी भी नहीं है। इंटेंसिव प्रॉपर्टी नहीं, प्रॉपर्टी जब प्रॉपर्टी ही नहीं है तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी का कोई बात ही नहीं आता। ये भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी भी नहीं है, मतलब एक्सटेंसिव भी नहीं है, तो सीधा आंसर आ जाएगा सी, पाथ फंक्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर मैंने पूरा डेरिवेशन दिया है। पॉइंट फंक्शन क्या होता है, पॉइंट फंक्शन वो वेरिएबल होता है जब सिर्फ मतलब जो चेंज होगा जब सिस्टम में वो पाथ पर डिपेंड नहीं करेगा, सिर्फ एंड और इनिशियल स्टेट्स पे डिपेंड करेगा, जैसे कि प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, ये सब प्रॉपर्टीज। और पाथ फंक्शन में क्या होता है, सिर्फ मतलब इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स पे डिपेंड नहीं करेगा, उसके साथ साथ जो पास्ट हिस्टोरी है उस पर भी डिपेंड करेगा, जैसे कि हीट एंड वर्क। और एग्जैक्ट डिफरेंशियल ये सब देख लेना हम लोग। एग्जैक्ट डिफरेंशियल वो डिफरेंशियल होता है जब मतलब कोई भी वेरिएबल का जब साइक्लिक इंटीग्रल करेंगे तब वो जीरो होगा, तब उसको एग्जैक्ट डिफरेंशियल कहेंगे, जैसे कि साइक्लिक इंटीग्रल dp इक्वल टू जीरो है, मतलब ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल है। टेम्परेचर, वॉल्यूम, ये सभी का एग्जैक्ट डिफरेंशियल है। इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल वो होता है जब कोई भी वेरिएबल को हम इंटीग्रेशन करेंगे तब जब जीरो नहीं आएगा तो तब उसको इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल कहलाएंगे, जैसे कि हीट एंड वर्क।
यहाँ पर एक नोट पॉइंट है, all properties are the point functions and exact differentials. Heat and work are path functions and inexact differentials. Entropy generation is also a path function. मतलब ये प्रॉपर्टीज नहीं है हीट जनरेशन एंट्रोपी जनरेशन। नेक्स्ट स्लाइड देख लेते हैं। हाँ, तो यहाँ पर जो हीट एंड वर्क पाथ फंक्शन नहीं है, इसका एक्सप्लेनेशन मतलब प्रूफ मैंने यहाँ पर दिखाया है मैंने। जैसे कि हम पीवी डायग्राम में एक मतलब एक डायग्राम देखा है कि एक मतलब जब एक सिस्टम 1A2 से स्टार्ट करके वो मतलब फिर इनिशियल स्टेट्स में 2B1 पथ से आ रहा है, तब उसका मतलब हम लोग फास्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स से जानते हैं कि साइक्लिक इंटीग्रल डेल क्यू इक्वल टू साइक्लिक इंटीग्रल डेल डब्ल्यू। तो यहाँ पर हीट चेंज देख लिया, Q1A2 पथ से प्लस Q2B1 पथ से रिटर्न कर रहे हैं, वो 2B1 से इक्वल टू W1A2 से और W2B1 से। और एक पाथ हम लोगों ने देखा कि 1A2 से स्टार्ट करके 2C1 में रिटर्न आ रहा है। तो वहाँ पेपर पर भी देख लिया 1A2 प्लस 2C1 से 1A2 W देख लिया। तो हम जब माइनस करके देखते हैं तब 1A2 ये कट जाएगा और ये कट जाएगा, सिर्फ 2B1 Q2B1 माइनस Q2C1 इक्वल टू W2B1 माइनस W2C1, ये इक्वेशन सिर्फ रहेगा। और हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर पिक्चर में देख रहे हैं कि मतलब इन पीवी डायग्राम एरिया अंडर द कर्व इज वर्क डन। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 2B1 और 2C1 ये अलग अलग मतलब एरिया आ रहा है, ये एक अलग एरिया आ रहा है और ये एक अलग एरिया आ रहा है। 2C1 के अंदर एक अलग एरिया आ रहा है और 2B1 के अंदर मतलब अलग अलग एरिया आएगा। मतलब ये तो एंड पॉइंट और इनिशियल पॉइंट और एंड पॉइंट पे डिपेंड नहीं कर रहा है, मतलब ये पॉइंट फंक्शन नहीं है। तो यहाँ पर सीधा सीधा प्रूफ हो गया कि यह वर्क डन इन पाथ फंक्शन होता है। यहाँ मतलब वर्क डन मतलब पाथ फंक्शन है, तो सीधा सीधा इसका इक्वल है, तो हीट ट्रांसफर भी पाथ फंक्शन हो जाएगा। ये प्रूफ हम लोगों ने देख लिया। तो इसका आंसर क्या आएगा, हीट एंड वर्क है तो पाथ फंक्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following parameters is constant for most of the gases at given temperature and pressure? ये एवोगाड्रोस का फॉर्मूला है। इसका क्या आएगा, सीधा सीधा आंसर वॉल्यूम आएगा। मतलब हर एक फिक्स्ड प्रेशर एंड टेम्परेचर में कोई भी 1 मोल गैस का वॉल्यूम 22.4 मीटर क्यूब रहेगा। ये एवोगाड्रोस का फॉर्मूला है, तो आंसर आ जाएगा बी। Which of the following parameter is constant for a mole, मतलब 1 मोल में most of the gases a given temperature and pressure में 22.4 मीटर क्यूब वॉल्यूम रहेगा। मतलब आंसर आ जाएगा वॉल्यूम। यहाँ पर देखिए 22.4 मीटर क्यूब नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर में, ये इक्वेशन फिर भी मैंने अटैच कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, Which of the following quantities do not represent their property? मतलब इस गिवन ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन प्रॉपर्टी नहीं है। साइक्लिक इंटीग्रल पीडीवी ये नॉन फ्लो वर्क का इक्वेशन है, इंटीग्रल पीडीवी ये फ्लो वर्क का इक्वेशन है, साइक्लिक इंटीग्रल पीडीवी ये एक वर्क का इक्वेशन है, साइक्लिक इंटीग्रल वीडीपी ये भी एक मतलब फ्लो वर्क का इक्वेशन है। तो आंसर आ जाएगा नॉन ऑफ द अबव। 60 का आंसर आ जाएगा नॉन ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, रिवर्सिबल पॉलीट्रोपिक प्रोसेस कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय इक्वेशन। मतलब रिवर्सिबल पॉलीट्रोपिक का इक्वेशन क्या होता है। रिवर्सिबल पॉलीट्रोपिक का इक्वेशन होता है पीवी टू द पावर n इक्वल टू कांस्टेंट, ये याद रखना होगा। तो आंसर आ जाएगा पीवी टू द पावर n टू द पावर इक्वल टू कांस्टेंट a। Which is the true for reversible polytropic process? रिवर्सिबल पॉलीट्रोपिक प्रोसेस में जो गिवन ऑप्शन है इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, नहीं, ये तो आइसोथर्मल प्रोसेस में है, ये ऑप्शन नहीं होगा। मतलब एंट्रोपी रिमेन्स कांस्टेंट, नहीं, ये भी सही नहीं है। ये
आइसेंट्रोपिक प्रोसेस में एंट्रोपी रिमेन्स कांस्टेंट रहता है, मतलब ये भी सही नहीं है। तब उसके बाद इंटरनल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। हाँ, ये तो आइसोथर्मल प्रोसेस जो होता है उसमें इंटरनल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट रहता है आइसोथर्मल में। एंथैल्पी रिमेन्स कांस्टेंट, मतलब ये थ्रॉटलिंग प्रोसेस जो होता है एंथैल्पी रिमेन्स कांस्टेंट, मतलब H इक्वल टू कांस्टेंट। ये तो रिवर्सिबल पॉलीट्रोपिक में नहीं होगा। रिवर्सिबल पॉलीट्रोपिक में मतलब सीधा सीधा आंसर आ जाएगा ई, सम हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस। मतलब एडियाबेटिक प्रोसेस और पॉलीट्रोपिक प्रोसेस मतलब सेम ही है, सिर्फ डिफरेंस ये है कि एडियाबेटिक प्रोसेस में हीट ट्रांसफर नहीं होगा और पॉलीट्रोपिक प्रोसेस में हीट ट्रांसफर होगा। एडियाबेटिक प्रोसेस में वर्क डन का इक्वेशन मतलब इक्वेशन क्या होता है, पी आई वी आई माइनस पी एफ वी एफ डिवाइड बाई, पॉलीट्रोपिक में n-1 आ जाएगा और एडियाबेटिक में क्या आ जाएगा, पी आई वी आई माइनस पी एफ वी एफ बाई गामा माइनस 1, ये आ जाएगा। तो आंसर आएगा 62 का ई। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पेसिफिक हीट ऑफ एयर एट कांस्टेंट वॉल्यूम CV कांस्टेंट वॉल्यूम में CV का वैल्यू क्या आएगा, स्पेसिफिक हीट का वैल्यू। देख लेते हैं डेरिवेशन। हम लोग जानते हैं कि एयर के लिए CV का वैल्यू 1.004 किलोजूल पर केजी केल्विन है, किलोजूल में आया है ये ऑप्शन, एंड CV का वैल्यू 0.718 किलोजूल पर केजी केल्विन। लेकिन इनमें से ये जो ऑप्शन है ये ऑप्शन नहीं है, मतलब ये किलोजूल में नहीं पूछा है। तो देख लेते हैं शायद किलो कैलोरी में है। तो CV का वैल्यू क्या है, हम लोग जानते हैं कि 1 किलो कैलोरी इक्वल टू 4.184 किलोजूल, और 1 किलोजूल इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 4.184 किलो कैलोरी आ जाएगा। तो CV के जो वैल्यू है 0.718 किलोजूल पर केजी केल्विन, उसको कैलोरी में ट्रांसफॉर्म करने के लिए 4.184 से डिवाइड करना होगा। तो 0.718 को जब हम 4.184 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.17 किलो कैलोरी पर केजी केल्विन। तो इसका आंसर आएगा 0.17, आंसर आएगा ए। और हम लोग एक ये क्वेश्चन पहले भी एक आ चुका है, CP का वैल्यू पूछा था, तो हम लोग जानते थे कि CP का वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन CV होगा। तो इसमें इस ऑप्शन में से हम जान सकते हैं कि CP का वैल्यू 0.2421 आएगा और CV का वैल्यू 0.17। मतलब हम लोगों को ये कॉन्फ्यूजन आता है कि 0.21 होगा या फिर 0.17, जब रट्टा मारेंगे तब ये कॉन्फ्यूजन होगा। लेकिन ये भी एक मतलब जनरल नॉलेज है, CV का वैल्यू ऑलवेज CP से ज़्यादा होगा, मतलब CV CP से कम होगा, तो 0.17 आ जाएगा CP का वैल्यू। Next question, the relationship between the two specific heats CP and CV is given by, मतलब CP and CV का जो रेशियो है वो पूछा है, मतलब रेशियो नहीं, मतलब रेशियो भी हो सकता है, रेशियो भी हो सकता है और मतलब सब्सट्रैक्शन भी हो सकता है। देख लेते हैं CP बाई CV। ये देखिए CP बाई CV मतलब स्पेसिफिक, मतलब सॉरी, C बाई M जब आएगा तब स्मॉल c होगा। यह देखिए एक कैपिटल C में दिया है, एक स्मॉल c भी C में दिया है, तो गामा ये नहीं आएगा। CP माइनस CV इक्वल टू R बाई J, हाँ ये सही है। ये एक इक्वेशन, मतलब ये CP और CP का रिलेशन होता है, CP माइनस CV इक्वल टू R, तो आंसर आ जाएगा बी। ये देखिए CV माइनस CP, ये तो नहीं आएगा। मैंने पहले ही बोला, अभी कुछ सेकंड पहले ही बोला CP का वैल्यू CV से ज़्यादा होता है, तो मतलब यहाँ देखिए CP पहले दे दिया, मतलब नेगेटिव में आएगा, तो ये नहीं है। तो आंसर आ जाएगा CP माइनस CV इक्वल टू R बाई J। यहाँ देखिए प्लस साइन दिया है, ये भी नहीं है। और यह देखिए CP माइनस CV डिवाइड बाई J क्या है, ये कांस्टेंट क्या है, तो ये नहीं होगा, मतलब आंसर आ जाएगा बी। 65 का द वैल्यू एट न्यूमेरिकल है, द वैल्यू ऑफ CV फॉर oxygen is 5 calorie per mole Kelvin and ratio of specific heats is 1.4. The difference between the CV and CV is, मतलब CV का वैल्यू दे दिया है और
गामा का, मतलब CV का वैल्यू दे दिया 5 एंड गामा का वैल्यू गामा का वैल्यू भी दिया। गामा इक्वल टू क्या होता है CP/CV, इसका भी वैल्यू दे दिया 1.4। तो हम पूछा है कि डिफरेंस का वैल्यू क्या आएगा, CP माइनस CV का वैल्यू क्या आएगा। तो यहाँ जब CV का वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ से CP का वैल्यू आ जाएगा, और यहाँ CP का वैल्यू पुट करेंगे और CP का वैल्यू पुट कर देंगे तो R का वैल्यू आ जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं। देखिए CP के वैल्यू 5 दिया और CP/CV गामा का वैल्यू 1.4 दिया है। जब पुट करेंगे CP/CV इक्वल टू 1.4, CP का वैल्यू आ जाएगा 1.4 CV, और उसके बाद मतलब उसका जो डिफरेंस पूछा है तो CP माइनस CV इक्वल टू, हम जब CP का वैल्यू 1.4 CV पुट करके हम देख सकते हैं कि आंसर आएगा 0.4 CV, और CV का वैल्यू पहले ही दे चुका था 5 कैलोरी पर मोल केल्विन। तो ये जब पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2, मतलब आंसर होगा इसका 65 का 2 आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 66, the value of polytropic exponent n in reversible polytropic process usually varies between। हाँ, तो n का वैल्यू मतलब किस रेंज से किस रेंज तक रहेगा n का वैल्यू। तो हम ये मतलब स्टैंडर्ड एक वैल्यू होता है n का फॉर आइडियल, फॉर प्रैक्टिकल केसेस। प्रैक्टिकल केसेस में n का वैल्यू 1 से ग्रेटर रहेगा, 1 से ग्रेटर देन रहेगा, और गामा से लेस देन रहेगा, मतलब गामा ग्रेटर देन n एंड n ग्रेटर देन 1 रहेगा। तो वैल्यू रहेगा गामा ग्रेटर देन n ग्रेटर देन 1, ये रेंज रहेगा। और हम लोग जानते हैं कि गामा फॉर एयर केप कितना होता है 1.4, मतलब 1 से 1.4 तक ये रेंज रहेगा, 1 से 1.4 तक ये रेंज रहेगा। तो आंसर आ जाएगा 1 से 1.4 कहाँ दिया है, यहाँ देखिए 1.2 से 1.4, तो सीधा सीधा आंसर आएगा सी। 67 का देख लेते हैं। If the value of n is high in polytropic process, the compressor work between given pressure limits will be। तो n का वैल्यू जब बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, तो पॉलीट्रोपिक प्रोसेस में W का वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा, ये पूछा है क्वेश्चन में। तो हम डेरिवेशन देख लेते हैं। हम लोग जानते हैं कि पॉलीट्रोपिक प्रोसेस में वर्क टन का वैल्यू क्या आएगा, PI/VI माइनस PF/VM डिवाइड बाई n माइनस 1। और यहाँ पे देखिए जब n का वैल्यू बढ़ेगा, मतलब टोटल इसका वैल्यू भी बढ़ेगा, तो क्या होगा, तो इसका वैल्यू बढ़ेगा, फिर मतलब ये इसका वैल्यू घटेगा, टोटल का वैल्यू घटेगा, मतलब W पॉलीट्रोपिक भी घटेगा। तो आंसर आ जाएगा n का वैल्यू जब बढ़ेगा तो पॉलीट्रोपिक वर्क का वैल्यू भी घट जाएगा। तो आंसर आ जाएगा लेस। If the value of n is high in polytropic process, then compressor work between given pressure limits will be less। आंसर आ जाएगा 67 का A। If the value of n equal to 1, polytropic process indicates reversible process, isothermal process, adiabatic process, irreversible process, free expansion process। हाँ, तो यहाँ सीधा सीधा पूछा है कि जो जनरल इक्वेशन होता है PV टू दी पावर k इक्वल टू कांस्टेंट। यहाँ पर n का n दिया है k के जगह में, तो यहाँ पर n का वैल्यू जब 1 पुट करेंगे तब PV इक्वल टू कांस्टेंट आएगा। और हम लोग जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू द चार्ल्स लॉ PV इक्वल टू कांस्टेंट आएगा, मतलब जब कांस्टेंट टेम्परेचर में, मतलब ये आइसोथर्मल प्रोसेस होता है। तो 68 का आंसर आ जाएगा द वैल्यू ऑफ n इक्वल टू 1 और पॉलीट्रोपिक प्रोसेस इंडिकेट्स द आइसोथर्मल प्रोसेस। ये देखिए जब कांस्टेंट प्रेशर रहेगा PV टू दी पावर k इक्वल टू कांस्टेंट इक्वेशन में, जब हम जीरो बैठाएंगे, तब जब जीरो बैठाएंगे तो PV टू दी पावर जीरो इक्वल टू क्या आएगा, समथिंग टू दी पावर जीरो इक्वल टू 1 आएगा ना, तब आंसर क्या होगा कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस।
ये देखिए कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, जब n का वैल्यू 1 बैठाएंगे तब क्या होगा, PV इक्वल टू दी पावर 1 इक्वल टू mRT, मतलब PV इक्वल टू कांस्टेंट आ जाएगा। ये आइसोथर्मल प्रोसेस का इक्वेशन होता है। और k का वैल्यू जब हम लोग n बैठाएंगे तो बोला था PV टू दी पावर n इक्वल टू कांस्टेंट, मतलब ये पॉलीट्रोपिक प्रोसेस आ जाएगा। और n के जगह में जब हम लोग गामा बैठाएंगे तो क्या आएगा, पॉलीट्रोपिक के सेम ही है, वो एडियाबेटिक आ जाएगा। और कौन जब वैल्यू k का वैल्यू इन्फिनिटी बैठाएंगे तब वो कांस्टेंट वॉल्यूम आ जाएगा। कैसे आएगा, PV टू दी पावर k इक्वल टू कांस्टेंट और और 1/k से मल्टीप्लाई किया तो ये आएगा PV टू दी पावर k इंटू 1/k, और देखिए मल्टीप्लाई किया तो ये 1/k आ जाएगा और k इंटू 1/k कट होकर सिर्फ PV आ जाएगा इक्वल टू C टू दी पावर 1/k। ऐसा करके k का वैल्यू इन्फिनिटी जब होगा तब कांस्टेंट वॉल्यूम आएगा आंसर। तो इसका आंसर क्या आएगा, n जब 1 होगा तब वो आइसोथर्मल प्रोसेस होगा। एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या होगा, इसका वैल्यू गामा। प्री एक्सपेंशन प्रोसेस में तो मतलब ये वर्क डन 0 होता है, ये तो अलग, इनका वैल्यू का कोई रिलेशन ही नहीं है। तो 68 का आंसर बी आ जाएगा। 69 द एडियाबेटिक इक्वेशन ऑफ परफेक्ट गैस इज, मतलब परफेक्ट एडियाबेटिक इक्वेशन के बारे में पूछा है तो हम लोग देखा था PV टू दी पावर k इक्वल टू कांस्टेंट, k की जगह पे जब हम लोग गामा बैठाएंगे तो आंसर आ जाएगा एडियाबेटिक के लिए PV इक्वल टू गामा इक्वल टू कांस्टेंट, तो आंसर आ जाएगा C। 70 का क्वेश्चन देख लेते हैं। सॉलिड एंड लिक्विड है, मतलब सॉलिड और लिक्विड के स्पेसिफिक हीट का वैल्यू कितना आएगा। सॉलिड और लिक्विड के स्पेसिफिक हीट का वैल्यू सिर्फ 1 ही आता है। हम जानते हैं कि लिक्विड के लिए स्पेसिफिक वैल्यू क्या होगा, 4.2 किलो जूल होगा। तो हाँ, तो वाटर के लिए कितना होगा, 4.2 किलो जूल पर केजी केल्विन होगा। वाटर के लिए ये सिर्फ एक ही वैल्यू होता है, वैसे ही सॉलिड के लिए भी एक ही वैल्यू रहता है स्पेसिफिक हीट का। तो आंसर आ जाएगा सॉलिड एंड लिक्विड में ओनली हैव 1 वैल्यूज। 2 वैल्यूज तब रहेगा जब गैसियस फेज में रहेगा, तब स्पेसिफिक हीट्स का वैल्यू 2 रहेगा। आज 70 ही तक रहने देते हैं, ठीक है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फर्दर अपडेट्स और नोटिफिकेशन पाने के लिए। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।